अब बताओ मैडम, पढ़े हो कि नहीं? लोकोक्ति पढ़ रहे हो कि वो नहीं पढ़? तो बाद में ज्यादा हो जाए, इकट्ठा भी पढ़ा सकता था ना, कि एक साथ ही एक ही दिन ज्यादा लगने। पढ़ोगे तो अच्छा होगा। सभी को गुड मॉर्निंग। बाकी क्रिया व्रिया सब पढ़ लियो एक एक बार। और कुछ उसको बना के देखे थे घर में? वो देखे थे? वो तो याद हो गया होगा। तो में लिखोगे तो तुरंत हट जाएगा ना, छोड़ोगे तो फिर वो लंबा चलेगा। वो तो क्लास में सॉल्व हो जाता है ना, इसी के लिए। चलो, आज का टॉपिक है जो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास। बताओ मैडम। हाँ। हाँ। रहा से रहना क्रिया। मैं मैं भिलाई में रहती हूँ, तो रहना भी। हाँ, लिख रहा है, लिखना एक क्रिया, रहना क्रिया है, भी एक क्रिया है, होना है का मतलब होना, वो भी एक क्रिया है। तो रहना, अगर आप बोलते हो मैं भिलाई में रहती हूँ, तो रहना भी तो एक क्रिया हुआ ना। आप भिलाई में रहने का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो भी तो क्रिया हुआ ना। क्या होता है समास? कौन बताएगा? क्या होता है समास? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए हो समास। टाइप नहीं बताओ, बस समास होता क्या है? तो फिर वो विग्रह हुआ ना, वो तो विग्रह हुआ। क्या लगता है ऑनलाइन वालों, समास का मतलब क्या होता है? और पेपर में आता है, एक वन वर्ड में पूछता है इसको, कि समास का अर्थ क्या होता है, ऐसा करके चार ऑप्शन देगा। वाह मैडम। मैं डेफिनेशन भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ समास का मतलब क्या होता है वही पूछ रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं संधि, किसको बोलते हैं? अरे वो तो संज्ञा है मैडम। हाँ, समास का जो मतलब होता है वो होता है संक्षेपण, यानी संक्षेप करना। याद रखना, समास का जो मतलब होता है वो होता है संक्षेप करना। जैसे कि अगर मेरे को एक बड़ा वर्ड दिया, जैसे वन वर्ड हम बोलते हैं ना, कि क्या होता है, बहुत सारे शब्दों का मिलाकर एक शब्द बंद बोल देते हैं, तो वन वर्ड हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं जो बिना बुलाए आ जाए, अतिथि, तो उतना पूरा लिखने के बजाय हम अतिथि लिख देते हैं। वैसे समास में जब हमको पता है, जैसे नौ रातों का समूह, तो मैं उसको नवरात्रि बोल दूंगा। समझ आ रहा है? तो वो इतनी बड़े पूरे वाक्य को क्या कर दिया, एक वर्ड में ले आए, संक्षेप कर दिया। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, ये पेपर में आता है समास का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें ये आती है कि पेपर में पूछ लेते हैं समास का विलोम शब्द क्या है। जैसे अगर एक हम पढ़ते हैं संधि, संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको संधि बोलते हैं, दो वर्णों के मेल को। जैसे अगर मेरे को लिखना है प्रत्येक, तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रतिधन एक। तो आपका देखो यहाँ पे ती लग रहा है, यानी ई की मात्रा और प्लस ए की मात्रा है, तो ई और ए मिलके ते बना देते हैं, तो ये आपका संधि हो जाता है। तो यहाँ पे दो वर्ण मिलकर क्या हुए, एक विकार उत्पन्न किए। तो संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और संधि का विच्छेद बोलते हैं, यानी संधि को तोड़ना। तो संधि का अपोजिट क्या हुआ, संधि का मतलब जोड़ना।
उसका अपोजिट क्या होगा? तोड़ना, यानी विच्छेद हो गया। समास का मतलब होता है संक्षेप करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? विस्तृत करना। तो इसी के लिए यहां पर एक वर्ड यूज होता है समास का, अगर आपको उल्टा पूछा जाता है, विस्तृत भी हो सकता है, लेकिन इसका बेहतर आंसर होता है व्यास। व्यास जैसा हम गणित में पढ़ते हैं ना, डायमीटर, तो त्रिज्या छोटी होती है, उसी का दुगना क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, बड़ा। तो यहां पर भी समास का मतलब क्या हुआ? संक्षेप करना, उसका बड़ा करना, व्यास हो गया। तो याद रखना है, पेपर में आता है तो लिख लो कॉपी में, संधि का उल्टा विच्छेद होता है, जबकि समास का विलोम शब्द व्यास होता है। ये सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। विच्छेद, संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना। चलो लिखना है, फिर एक एक करके इसके टाइप में नजर मारेंगे। पहले लिखते हैं। सभी को मैं लिखा रहा हूं, इसलिए कोई ऑनलाइन वाले ये नहीं बोलेगा नोट्स चाहिए कि ये चाहिए, सब चीज यहाँ पे लिखा रहा हूं ताकि आपको लिखते हुए चीजें याद रहे। चलो लिखो। समास का अर्थ संक्षेपण होता है। समास का अर्थ संक्षेपण या संक्षेप करना होता है। आगे लिखो। समस्त पदों को, अगला पैरा चेंज करके, समस्त पदों को अलग अलग करने की रीति को, समस्त पदों को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। यहीं पर नोट करके लिख लो। समास का विलोम शब्द व्यास होता है, जबकि संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है। व्यास, डायमीटर इंग्लिश। व्यास का मतलब विस्तृत होता है, जबकि संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है या विच्छेद होता है, जो भी। समास, अगला पॉइंट है। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। यही भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। फोर्थ है द्विगु समास। द्विगु समास। फिफ्थ है द्वंद्व समास। और सिक्स्थ है बहुव्रीहि समास। अगर आपके पेपर में पूछा जा रहा है कि समास के कुल कितने प्रकार है, तब आपका आंसर होगा 6 प्रकार है। लेकिन अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। तो अगला बाजू में अगर आप इसको लिख लिए हो तो यहां पर एक और कॉलम बना लेना और लिखना पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार।
अभी मैं इसको समझा रहा हूं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। अब पदों की प्रधानता क्या होती है? समास होता है वो दो अलग अलग पद या शब्दों को मिलकर बनता है, या तीन चार अलग अलग शब्दों को मिलकर बनेगा। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है प्रतिदिन, तो प्रति एक अलग शब्द हुआ, दिन एक अलग शब्द हुआ, तो दो अलग अलग पद हो गए। ठीक, तो अब मेरे को यह देखना है कि इसमें पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, कि दोनों प्रधान है या दोनों ही नहीं प्रधान है। तो इस आधार पर समास को क्या करते हैं, चार भागों में डिवाइड करते हैं। अभी हम समझेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कौन सा पद प्रधान है, वो सब हम चीज समझेंगे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तो सबसे पहला टाइप होता है अव्ययी भाव समास। और ब्रैकेट में लिखना है अव्ययी भाव समास में कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में ब्रैकेट में लिखना है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो पहला पद होता है। समझ आ गया? अभी देखेंगे कैसे हो रहा है वो सब देखेंगे, अभी केवल नाम लिख रहे हैं। तो इसमें कौन सा फर्स्ट पद जो होगा वो प्रधान होगा। अब जो पहला पद होता है इसको याद रखना, पेपर में कैसा क्वेश्चन देगा, जैसे ये प्रतिदिन मान लेते हैं एक शब्द है, तो प्रति आपका ये पहले आ रहा है, तो ये आपका हो गया पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद। समझ आ रहा है? दिन जो है वो बाद में आता है, प्रति प्लस दिन, दिन बाद में आ रहा है, तो इसको उत्तर पद बोलते हैं। ये चीज याद रखना। तो अगर मैं अव्ययी भाव समास की परिभाषा बनाना चाहूं तो ये क्या बोल सकता हूं, ऐसा समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। प्रथम पद तो वही हुआ, तो पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास। समझ आ रहा है? तो याद रखना जो वर्ड आपके पास आ रहा है उसमें जो पहला पार्ट होगा वो पूर्व पद या प्रथम पद कहलाएगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो आपका उत्तर पद कहलाएगा। तो जिसमें प्रथम पद प्रधान है या पूर्व पद प्रधान है वो कौन सा हुआ, अव्ययी भाव समास। अभी आगे देखेंगे सब इसको, बस अभी इसको लिख लो। सेकंड नंबर है तत्पुरुष समास। सेकंड नंबर है तत्पुरुष समास। इसमें लिखना है आपका जो सेकंड पद होगा, सेकंड पद कौन सा होगा, उत्तर पद। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष। ये मैं सेकंड पद लिख दे रहा हूं तो आप समझ लेना उत्तर पद की बात हो रही है। ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पहला पद क्या हो गया, गौण हो गया, छोटा हो गया, तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास के ही जो टाइप होते हैं, तत्पुरुष का ही एक टाइप होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का ही एक टाइप होता है द्विगु समास। क्योंकि ये दोनों ही समास ऐसे हैं जिसमें आपका जो सेकंड पद है वही प्रधान होगा, ये दोनों में ही। इसी के लिए पदों की प्रधानता के आधार पर हमारे टाइप चार आ गए, बाकी ओवरऑल 6 टाइप है, लेकिन इसके आधार पर ये पदों की प्रधानता के आधार पर चार आ गए, क्योंकि तत्पुरुष का ही टाइप होता है कर्मधारय, कर्मधारय का ही टाइप होता है द्विगु, और ये तीनों में ही द्वितीय पद प्रधान होता है। समझ आ गया? अब तीसरा देखते हैं जो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें आपके दोनों पद प्रधान होंगे, पहला पद भी प्रधान होगा, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे। अभी एक एग्जाम्पल लिखेंगे उससे आपको सब चीज समझ आ जाएगा। द्वंद्व समास क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे मैं द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे मैं बोलूं माता पिता, दोनों पद ही प्रधान है, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, आपको समझ आ जाएगा। अब फोर्थ होता है बहुव्रीहि समास। चौथा है मैडम दोनों पद प्रधान, पहला और दूसरा दोनों प्रधान हो। बहुव्रीहि में दोनों ही प्रधान नहीं है, हाँ, दोनों प्रधान नहीं होते बहुव्रीहि में। क्रॉस क्यों, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं है। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब दो पद मिलके किसी तीसरे अर्थ को बताते हो,
जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर मैं बोल देता हूं जैसे दशानन, तो दशानन यानी जिसका 10 मुंह हो, तो 10 मुंह तो आपके दिमाग में सीधा रावण आएगा, यानी आप वो उसको छोड़ के सीधा चले गए तीसरे में, रावण में। तो जब वहां पे दोनों ही पद प्रधान नहीं हुए, जबकि आपको तीसरे अर्थ का बोध करा दें, अगर मैं बोल दूं लंबोदर तो आप सीधा गणेश जी बोल दोगे। समझ आ रहा है? तो यहां अगर मैं बोल दूं नीलकंठ तो आप सीधा शंकर जी बोल दोगे। तो यहां से आपको समझना है, यहां पे दोनों पद प्रधान नहीं, किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं, तो वहां पे होगा बहुव्रीहि समास। याद रखना ये व होता है, ब नहीं होता। तो जो भी बहुव्रीहि लिखा है वो पहले गलत, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां भी व लिखा हूं, यहां भी व लिखा हूं। तब भी अगर आप ब लिख रहे हो तो ये शुद्धि अशुद्धि में भी आता है। चलो अब हम देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, तत्पुरुष तो आप बहुत आसानी से पहचान लोगे, तत्पुरुष के 90% तत्पुरुष के ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस में लेता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। ठीक, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। अब मेरे को देखना है कि सेंटेंस में से पहला पद प्रधान है प्रतिदिन में या दूसरा पद प्रधान है। प्रतिदिन एक वर्ड है, अब वो प्रतिदिन में कौन सा पद प्रधान है मेरे को ये पता करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, जो प्रतिदिन लिखा है उसके जो पूर्व पद है उसको हटा देता हूं सेंटेंस से, और अब मैं सेंटेंस बोल के देखता हूं। तो मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं दिन स्कूल जाता हूं, कोई मतलब निकल रहा है सेंटेंस का? नहीं निकल रहा है। यानी यहां पर कौन सा पद प्रधान है? पहला पद प्रधान है। तो पहला पद प्रधान है तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। समझ आ रहा है? आप उस वर्ड को सेंटेंस में बोल के देख लो। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं माता पिता के साथ घूमने जाता हूं। अगर मैं उसमें से एक शब्द को, पहले पूर्व पद को हटा के देख देता हूं, माता शब्द को हटा देता हूं, मैं बोलता हूं मैं पिता के साथ घूमने जाता हूं, सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है? निकल रहा है। चलो अब मैं पहले शब्द, दूसरे शब्द को हटा देता हूं, मैं माता के साथ घूमने जाता हूं, तब भी मतलब निकल रहा है। यानी यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान है तो क्या हुआ? आपका द्वंद्व समास हुआ। दोनों पद में द्वंद्व समास। समझ आ रहा है? तो अगर आपको सेंटेंस में उसको लगाने से ही पता चल जाएगा कि आपका का मतलब क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब आपको समास के, क्योंकि सबके टाइप होते हैं अलग अलग, तो सब अपने को समझ आता रहेगा। समझ आ रहा है? देखो अव्ययी भाव समास बहुत बार पेपर में आता है। तत्पुरुष आपको बस क्या देगा? एक शब्द देगा, और शब्द से पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। आपको विग्रह करने नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा जैसे कि मैं बोल दूं कि 10 आनन वाला तो दशानन लिखना है, ऐसा वाला नहीं देगा। आपको देगा सीधा दशानन कौन सा समास है। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो अब हेडिंग डालेंगे हम, अव्ययी भाव समास। अब पूरा एक एक करके सभी को डिटेलिंग करेंगे। 2 क्लास में इसको मैं कराऊंगा, आज आधा करेंगे आधा कल करेंगे, एक ही दिन में करेंगे तो अगले दिन सब सपाट होके आ जाएगा। इसी के लिए भले अपने को टाइम लगे, लेकिन इतना सॉलिड बने कि हमसे क्वेश्चन छूटे ना इससे। और हर साल इससे आना ही है क्वेश्चन, हर बार आया है। तो सबसे पहले लिखते हैं अव्ययी भाव समास। लिखना है अव्ययी भाव समास में ऐसे समस्त पद, ऐसे समस्त पद जो अव्यय का भाव देते हैं, ऐसे समस्त पद जो अव्यय का भाव देते हैं, ऐसे समस्त पद जो अव्यय का भाव देते हैं। अभी आएगा, सब चीज आगे आएगा, रोहिणी जी टेंशन मत लीजिए। ऐसे समस्त पद जो अव्यय का भाव देते हैं तथा उस समस्त पद का वाक्य में प्रयोग, तथा उस समस्त पद का, तथा उस समस्त पद का वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तथा उस समस्त पद का वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया विशेषण का कार्य करे, लिखो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। कार्य करे
उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे लिखना, इस समास में दो शब्दों को मिलाकर, इस समास में दो शब्दों को मिलाकर जो समस्त पद बनता है उसे अव्यय या क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसे अव्यय या क्रिया विशेषण कहा जाता है। हमने पढ़ा था अव्यय, अव्यय क्या होता है? क्लास में मैंने पढ़ाते समय अव्यय क्या होता है बताया था। लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम अव्यय बोलते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं एक शब्द लेते हैं प्रतिदिन। अब मैं चाहे उसको पुल्लिंग के लिए यूज करूं या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करूं, प्रतिदिन तो प्रतिदिन ही रहेगा। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूं। हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। देखो प्रतिदिन तो प्रतिदिन है, बाकी शब्द बदल रहे हैं क्योंकि वो विकारी है, विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन प्रतिदिन के ऊपर लिंग वचन का कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसी को हम अव्यय बोलते हैं। और सेंटेंस में ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्रिया विशेषण को दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। और प्रतिदिन जा रहा है यानी वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो हर दिन स्कूल जा रहा है। तो प्रतिदिन क्या हुआ? क्रिया की विशेषता बताए, यानी वो क्रिया विशेषण हो गया। समझ आए? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो प्रतिदिन उसकी खुद की विशेषता थोड़ी बता रहा है, वो स्कूल जाने की विशेषता बता रहे, क्रिया की विशेषता बता रहे कि वो रोज जा रहा है स्कूल। समझ आ रहा है? तो यहां पर आपका याद रखना, अव्ययी बहु समास की पहचान है कि उसमें जो शब्द होगा उसका अगर आप सेंटेंस में प्रयोग करके देखोगे तो वो अव्यय की तरह होगा। मतलब उसमें लिंग वचन ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक और एग्जांपल है भरपेट। अब सेंटेंस में इसको बोल के देख लो, चाहे पुल्लिंग में बोलो स्त्रीलिंग में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल के देखो, मैं भरपेट भोजन करता हूं, मैं भरपेट भोजन करती हूं। यानी यहां पर जो भरपेट है उसके ऊपर लिंग वचन का कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब मैं बोलूं मैं भरपेट भोजन करता हूं, तो भोजन करना क्रिया हुई, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो भरपेट खा रहा है। समझ आ रहा है? उसकी विशेषता नहीं बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो भरपेट खा रहा है। तो यहां पर ये शब्द क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। और अव्यय जो शब्द जितने भी होते हैं जिन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है? अब मैं सबको एक एक करके आपको लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल लिखते जाइए। सबसे पहले यथा से एग्जाम्पल लिखिए। यथा से जो भी शब्द स्टार्ट हो जाएगा वो आपका अव्ययी भाव समासी होगा। जैसे कि यथा विधि, जैसे आपका यथा विधि। और अगर आप इसमें एक ध्यान भी दोगे तो जो शब्द सामने लग रहे हैं ना वो एक उपसर्ग होते हैं। जो शब्द सामने लग रहे हैं ना वो एक उपसर्ग का काम करते हैं। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द होता है वो उपसर्गी होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के पहले लगता है, उपसर्ग होता है। यथा यथा विधि का मतलब क्या हुआ? विधि के अनुसार। समझ रहे हो? इसका अगर मैं समास विग्रह करने चाहूं तो क्या हो जाएगा? विधि के अनुसार, यथा संभव, यथा शक्ति। तो जिस शब्द के आगे यथा शब्द लगा हुआ आया वो अव्ययी भाव समास ही है। ये पहला पहचान। तो तीन एग्जाम्पल यथा से लिख लो, यथा विधि, यथा संभव, यथा शक्ति। तो यहां पर यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार। अगर मैं उसका वर्ड का मतलब बताऊं तो अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा संभव, जितना संभव हो सके वैसा मतलब आ जाएगा। यथा शक्ति, शक्ति के अनुरूप या शक्ति के अनुसार। तो जिन भी शब्दों के सामने यथा शब्द लगकर आएगा वो हमेशा अव्ययी भाव समास रहेगा। दूसरा देख लेते हैं, प्रति शब्द।
दूसरा में आपका प्रति शब्द, जैसे यथा एक शब्द हो गया वैसे ही प्रति शब्द हो गया। जैसे मैं बोलूं प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रति शब्द लगेगा, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग लग रहा है। हर दिन, प्रतिदिन का मतलब हर दिन। प्रतिशत, क्या होता है प्रतिशत का मतलब? प्रत्येक शत, शत का मतलब होता है सैकड़ा। आप प्रतिशत निकालते हो तो हम बोलते हैं ना उसमें प्रतिशत निकाल, 100 का डिवाइड करो या 100 का इंटू करो, यानी प्रत्येक 100 में प्रतिशत हो गया। प्रतिभा तो अलग हो गया, प्रतिहार हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गया, प्रतिहिंसा हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, बिल्कुल सही है। समझ आ गया? अब देखो, नी उपसर्ग जिसके आगे लगता है नी, यथा का भी एग्जाम्पल लिख लिया हम, प्रति का भी लिख लिया, अब नी का लिखेंगे। निडर, बिना डर के। निकम्मा, अगला है स, स शब्द जहां पे लग रहा है स उपसर्ग। जितना एग्जाम्पल बता रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना, वही वही पेपर में आता है। स से सशर्त, सशर्त, सपरिवार। अब देखो यहाँ पे स का जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? साथ में। तो स का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, वो स का अर्थ क्या है? साथ में। जैसे मैं बोलूं सपरिवार आना, परिवार के साथ आना। सशर्त यानी शर्त के पूरा करना, शर्त के अनुसार या शर्त के रूप में, ऐसा। सहयोग नहीं होगा, सह वो सह वर्ड हो जाएगा, स नहीं है, स है। अगला लिखना है अति। अगला उपसर्ग है जो अव्ययी भाव समास में यूज होता है, अति। लिखो इसमें अतिरिक्त, अतिरिक्त, अत्यंत, अतिधन अंत, अत्यंत, अत्यधिक हो गया, और आपका क्या, क्या अतिरिक्त हो गया, सही है। अब अगला लिखना है नी। ये छोटा नी था, अब बड़ा नी भी आता है अव्ययी भाव समास में। जैसे मैं बोल दूं निरोग, नीरस। तो अगर आप उसका उपसर्ग भी पकड़ लोगे ना तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को अर्थ नहीं भी पता है, अगर उपसर्ग हमको पता है ये उपसर्ग अव्ययी भाव में आता है, तब भी आंसर आ जाता है। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि उसमें उपसर्ग कौन सा, शब्द कौन सा, ये समझ आना चाहिए। अब आप बोल दे नीरस है, इसमें नीर उपसर्ग थोड़ी है। अगर आप देखोगे तो रस अपने आप में एक मतलब रखता है और उसके आगे नी शब्द लगा है। अगर यहां पर देखोगे जैसे कि मैं बोलूं प्रतिदिन, तो दिन अलग शब्द है, प्रति अलग शब्द है। अगर मैं इसको ऐसा थोड़ी बोल दूंगा प्र अलग शब्द है, ती अलग शब्द है और दिन अलग शब्द है, तो इसमें प्र उपसर्ग आ गया, तो प्र का कोई मतलब नहीं है वहां पे। यहाँ पे क्या हुआ? प्रति हुआ। तो इसको समझना पड़ेगा। चलो, कहां तक? नी तक लिख लिए थे। अब लिखना है भर। अगला उपसर्ग है भर, तो भर से हो गया भरपेट,
भरसक, या तो दूसरा है, आप इसको सेंटेंस में बोल के देख लो तब भी आ जाएगा। हाँ, भरसक मतलब अत्यंत। जैसे मैं बोलूं आज मैं पास होने का भरसक प्रयास किया, मतलब बहुत। भरपूर, बिल्कुल सही है, भरपूर। अगला है जो उपसर्ग लगता है अव्ययी भाव समास में। बे, जैसे बेरहम, बेईमान, बेशरम। और भी कुछ बताना है मैडम? हाँ, कोई और लेटेस्ट में? हाँ, बेपरवाह, बेमतलब, बेदर्द। सबके साथ जो घटित हुआ है सब उसी के उपसर्ग के रूप में वहां पे शब्दों को बना के बता रहे हैं। बिल्कुल सही, जितने लोग बताए सब सही है, बेमतलब, बेहिसाब। अगला है आ। आ उपसर्ग जिसमें लगेगा, जैसे आजीवन, आमरण, आजीवन, आमरण, आजन्म। अब नोट करके लिखना है। अगर कभी क्या होता है, सेम सेम पद दो बार आ रहे हो, सेम सेम, मतलब जैसे मैं बोल दूंगा रातों रात, ऐसा वर्ड आता है ना, रातों रात वो वहां से गायब हो गया, तो इसमें दो शब्द दोनों बार रात रात ही आ रहा है, तब भी यह यही बहुत समास ही होता है। लिखो इसमें ऐसे एग्जाम्पल में नोट करके, जिसमें एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन ना, जिनमें एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास आते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, पल पल, मतलब एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं। जैसे हम बोलो ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, मतलब एक ही शब्द दो बार पुनरावृत्ति। समझ आ गया? अगला लिखना है नोट में ही सेकंड पॉइंट, देशज शब्द जो होते हैं वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं।
हाँ सूर्या जी सही है। यकायक, धका धक, जो भी बोलना है बोल लो, सब अब यही है। देशज शब्द भी जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। देशज शब्द यानी जो हमारे देश में ही शब्द जन्मा हो। हाँ खगेश जी, गली गली में शोर है, वही जो भी चोर है वही है, गली गली भी वही। चलो, देशज शब्द जैसे उसका मतलब कहीं अर्थ अगर आप निकालना चाहो तो ऐसा अर्थ कहीं नहीं मिलता। जैसे कि अगर मैं बोलूं धमाधम, फटाफट, बड़बड़ाना, चिड़चिड़ाना, सनसनाहट, हाँ देशज शब्द है वो। खट खट, गड़ गड़, सन सन, भर भर, ये सब देशज शब्द में आते अधिकतर। हो गया नोट में। अब लास्ट में एक और उपसर्ग लिखेंगे, हर उपसर्ग, हर। हाँ आएगा, लिखो हर उपसर्ग। जैसे हर घड़ी, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर एक, तो उसका तो प्रत्येक भी हो सकता है, बात वही है। अब नोट करके एक चीज और लिखना है, नोट करके एक चीज और लिखना है। नोट करके लिखेंगे, यदि समस्त पद में, यदि समस्त पद में प्रथम पद संज्ञा हो, यदि समस्त पद में प्रथम पद संज्ञा हो और द्वितीय पद में, और द्वितीय पद में अनुसार, कौमा, पूर्वक, कौमा, पर्यंत, कौमा, भर, भर भर, ऐसे पद आते हैं तो भी वह अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे पद आते हैं तो भी वह अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल के लिए, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, निर्देशानुसार, इच्छानुसार, योग्यतानुसार, कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और दूसरे एग्जाम्पल में लिखो जन्म पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, तो पर्यंत लग रहा है। और लिखना है तो भर के से लिख लो, जीवन भर, दिन भर। सब क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। लेकिन जो अधिकतर आता है वो पेपर में अधिकतर या तो आ उपसर्ग वाले आते हैं, आजीवन, आमरण ऐसे, या बे वाले आते हैं, बेरहम, बेपरवाह ऐसे। या तो तीसरा वर्ड आता है आपका छोटा नी वाला, जैसे नीडर हो गया, निर्दयी हो गया, तो ऐसा चीज। ठीक है। अब
अव्ययी भाव समास हो गया। अब हेडिंग डालना है द्वंद्व समास। सबसे पहले जो द्वंद्व गलत लिखता है उसको वैसा लिखना है। दोनों द के नीचे वह आएगा। सबसे पहले तो यही लिखना सीखें, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। दोनों द के नीचे वह आएगा ना, द्वंद्व समास। क्या पढ़े थे परिभाषा द्वंद्व समास की? हाँ, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, तो उसको। और आपको ना ये परिभाषा से भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलो लिखो इसमें द्वंद्व समास में। द्वंद्व का अर्थ, द्वंद्व का अर्थ दो वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। द्वंद्व का अर्थ दो वस्तुओं का युग्म व जोड़ा होता है। जब किसी समस्त पद में, जब किसी समस्त पद में दो या दो से अधिक पदों के मध्य आए हुए, जब किसी समस्त पद में दो या दो से अधिक पदों के मध्य में आए हुए समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय यानी जो दो सेंटेंस को जोड़ते हो या दो शब्दों को जोड़ते हो, समुच्चय बोधक अव्यय ब्रैकेट में और कॉमा तथा, कॉमा या, कॉमा अथवा, कॉमा आदि, कॉमा इत्यादि, ब्रैकेट क्लोज, लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो ऐसे समस्त पद द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं। तो ऐसे समस्त पद द्वंद्व समास के उदाहरण बनते हैं। दूसरी परिभाषा लिखना है। ऐसा समास जिसमें, ऐसा समास जिस दोनों पद प्रधान होते हैं, तो शुरू में मैंने आपको बताया था ये। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। अब जैसे माता पिता बोलेंगे तो दोनों अलग अलग संज्ञा शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। अब यहां पर याद रखना, द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं। देखो, द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं। पेपर में प्रकार भी पूछा हुआ है। किसी को पता है? पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर। सेकंड होता है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। वैकल्पिक, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व, ये तीन प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं। अब एक एक करके समझेंगे इसको। सबसे पहले हेडिंग डालना है इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व लिखना है। जब दो संज्ञा शब्द को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है, जब दो संज्ञा शब्दों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है,
और वहां दोनों संज्ञा शब्द अलग अलग हो, और वहां दोनों ऐसा ही में क्वेश्चन है, और जहां दोनों संज्ञा शब्द अलग अलग हो वहां इतरेत्तर द्वंद्व होता है, वहां इतरेत्तर द्वंद्व होता है। जब दो संज्ञा शब्दों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है और वहां दोनों ही संज्ञा शब्द अलग अलग हो तो वहां पे इतरेत्तर द्वंद्व होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो इतरेत्तर द्वंद्व में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उनको आप और से अलग करोगे। जैसे मैं यहां पर बोल देता हूं दाल रोटी, तो अगर आप देखोगे दाल का मतलब भी अलग एक संज्ञा हो गई, रोटी भी एक अलग हो गई, तो इसको मैं अलग करूंगा तो क्या बोलूंगा, दाल और रोटी। समझ आ रहा है? अगर मैं बोल दूं कृष्ण अर्जुन, तो आप कैसे लिखोगे, कृष्ण और अर्जुन लिखोगे। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दाल रोटी, तो दाल और रोटी लिख लेना। माँ बाप, माँ और बाप लिख लेना, या माता पिता। तो ये याद रखना जो माता पिता होता है ये आपका इतरेत्तर द्वंद्व में भी आता है, वैकल्पिक द्वंद्व में भी आता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल अगर माता पिता शब्द पूछना होगा तो आपको सिर्फ समास का टाइप, ऐसा टाइप नहीं पूछेगा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष, ऐसे में पूछेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि वो दोनों में आएगा। जैसे भी दाल रोटी, दाल और रोटी, माँ बाप, माँ और बाप, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। विवेक जी दिन रात नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे उसको मैं आगे बता रहा हूं। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। राम बलराम, राम और बलराम। लव कुश भी हो सकता है, लव और कुश। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है कि यहां पर आपको अभी हमने परिभाषा क्या लिखा, परिभाषा ये लिखा कि दो पद आ रहे हैं, दोनों पद संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन इतरेत्तर द्वंद्व और द्वंद्व समास एक ऐसा एकमात्र समास है जिसमें दो से ज्यादा पद भी आ सकते हैं। जैसे कंद मूल फल, तो कंद और मूल और फल हो जाएगा। तो एक नोट करके लिखो, द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दो से ज्यादा पद भी आ सकते हैं। द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो से ज्यादा पद भी आ सकते हैं। जैसे मैं ऐसा लिख देता हूं, कंद फल। तो इसका अगर मैं को डिवाइड करूं, समास में विग्रह करूं, तो क्या आएगा, कंद और मूल और फल। और देखोगे तन मन धन, तन और मन और धन। और मैं बोलना चाहूं, हम बोलते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा और यमुना और सरस्वती। समझ आ रहा है? तो ये एकमात्र ऐसा समास है जहां पे पदों की संख्या दो से ज्यादा भी हो सकती है और किसी में नहीं होगा। और दोनों पद ये होना चाहिए, हर पद अपने आप में एक संज्ञा होनी चाहिए ना, ये चीज देखिएगा। नोट में एक चीज और लिखना है, ऐसी संख्या या ऐसी संख्या की जगह लिखो ऐसी दो अंकों की संख्या, ऐसी दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक
ऐसी दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या 9 नहीं है, जिसमें इकाई का अंक 0 या 9 नहीं है, वह सभी संख्या द्वंद्व समास का उदाहरण होगी। जिसमें इकाई का अंक 0 या 9 नहीं है, वह सभी संख्या द्वंद्व समास का उदाहरण होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं ये आप समझो। जैसे अगर मैं एक लेता हूं 25, अब 25 में अगर मैं 25 ऐसे लिखता हूं तो इकाई का अंक जो है वो 0 या 9 तो नहीं आया। तो 25 को अगर मेरे को समास में विग्रह करना है तो सबसे पहले 25 किससे मिलकर बना है, 20 और 5 से मिलकर बना है। तो ऐसे में हमेशा याद रखना जो पहला मतलब आपका 10 के गुणज जो होगा वो, और साथ में जितनी संख्या उसमें ऐड हो रही होगी वो। जैसे अगर मैं बोलूं 35 तो आप क्या लिखोगे, 30 और 5। अगर मैं बोलूं 34 तो 30 और 4। तो इसमें क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं। जैसे 25 में सबसे 25 20 और 5 से मिलकर बना है, तो छोटी संख्या क्या है, 5 है। तो इसका समास विग्रह करूंगा तो यहां पर आएगा 5 और 20। समझ आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऐसी दो अंकों की संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 9 नहीं आ रहा है वो सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होगी। ये चीज नोट करके लिखना है। याद रखना, अगर आपको इसका विग्रह पूछेगा तो छोटी संख्या पहले आएगी ना, याद रखना, बड़ी संख्या बाद में आएगी। तो इतरेत्तर द्वंद्व में हमने क्या सीखा, इतरेत्तर द्वंद्व में हमने ये सीखा कि इसमें ऐसे पद आ रहे हैं, मान लेते हैं दो पद आ रहे हैं तो वो दोनों ही अपने आप में संज्ञा होगी और उसको अलग करने के लिए मेरे को और शब्द जोड़ना पड़ेगा। ठीक। अब दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, लिखे थे वैकल्पिक द्वंद्व। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो, वैकल्पिक द्वंद्व में ऐसे इसमें भी दो पद आएंगे, दोनों संज्ञा रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है जो पहला पद होगा उसी का विलोम शब्द दूसरा पद होगा। जैसे दिन रात, तो मैं दिन या रात लिखूंगा क्योंकि दिन का ही अपोजिट क्या होता है, रात होता है। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि माता पिता दोनों में आ सकते हैं क्योंकि माता का अपोजिट पिता ही होता है, राजा का अपोजिट रानी ही होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे शब्द अगर पूछेंगे जो दो द्वंद्व के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको वो सिर्फ समास का नाम पूछेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें वो विलोम शब्द आ रहे हैं तो आपको ये टाइप भी पूछ सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि पेपर में आता है। तो वैकल्पिक द्वंद्व में लिखना है, द्वंद्व समास के इस भेद के अंतर्गत, द्वंद्व समास के इस भेद के अंतर्गत दो पदों के मध्य विलोम का भाव होता है। दो पदों के मध्य विलोम का, विलोम यानी विपरीत का भाव होता है और इन्हें या कौमा अथवा से अलग किया जाता है। या कौमा अथवा से अलग किया जाता है। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो या अथवा लिखा आता है ना। जैसे अगर आप देखोगे सुख दुख, पाप पुण्य, जीवन मरण, आय व्यय, घट बढ़, शुक्ल कृष्ण, शुभ अशुभ। अब शुभ अशुभ को ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, अब उसको अलग करना समझना, शुभाशुभ। तो यहां पे देखोगे तो ये शुभ, अगर मैं इसको अलग करूं तो शुभ धन अशुभ है।
और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भ में अ का साउंड आ रहा है, और अ प्लस अ मिलके आ बनाते हैं दीर्घ स्वर संधि में, तो सुबह शुभ ऐसा लिखा आता है। तो इसको सुबह शुभ को मैं क्या लिखूंगा, शुभ या अशुभ। अगर मैं बोलूं हाथों हाथ, कौन सा समास हुआ, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अभी मैंने बताया था अव्ययी भाव समास, उसमें दोनों पद सेम है, हाथ हाथ। अब एक हाथ एक अ हाथ थोड़ी बोल लोगे, हाथ ही हाथ हुआ ना, तो वो अव्ययी भाव समास हुआ, हाथों हाथ। समझ आ गया। और बोलने सुबह शुभ हो गया, शुक्ल कृष्ण हो गया, खरा खोटा हो गया। हमेशा याद रखना कि हम इतना पढ़ते हुए आए हैं कि द्वंद्व समास पहचानने का तरीका है बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन आजकल जरूरी नहीं है कि योजक, जैसे सुबह शुभ दे दिया तो आपको योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन द्वंद्व समास की वास्तविक रूप से एक पहचान जरूर है कि यहाँ पर वो योजक चिन्ह बीच में लगाता है। जैसे अगर माता पिता लिख कर देगा तो वो ऐसा लिख कर देगा, माता पिता, तो बीच में ये चिन्ह है, ये जरूर इसकी एक पहचान है। लेकिन आजकल ऐसे शब्द भी दे दे रहे हैं जिसमें आपको वो बीच में लुप्त हो जाएगा। वो जैसे सुबह शुभ लिख दिया तो सुबह शुभ लिख कर देगा तो बीच में जरूर डैश करेगा, लेकिन सुबह शुभ लिख कर दिया तब तो नहीं आया। जैसे अगर मैं यहां पर देखता हूं कृष्णार्जुन, ऐसा लिख कर दे दिया कृष्णार्जुन, तो इसमें भी तो योजक चिन्ह लुप्त हो गया। अगर मैं इसको करूंगा तो कृष्ण एक अलग संज्ञा, अर्जुन एक अलग संज्ञा है, कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो गया, इतरेत्तर द्वंद्व। समझ आया। तो जरूरी नहीं है कि बीच में योजक चिन्ह आए ही, आजकल गायब करके भी दे रहे हैं, तो उसको पहचानना पड़ेगा आपको। ऊंच नीच आय व्यय बिल्कुल सुख दुख सभी है। अब तीसरा है समाहार द्वंद्व। क्या होगा समाहार द्वंद्व में, कोई बताएगा तो। कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको नहीं पढ़े हो। देखो, समाहार जो द्वंद्व होता है इसमें दो तरीके के शब्द होते हैं। पहला, ऐसा शब्द होगा जिसका दूसरा शब्द उसके साथ ऑटोमेटिक आप लगाते ही हो, भले ही उसका कोई मतलब हो या ना हो, या सेम मतलब निकलता हो। मतलब जैसा अभी देखो इसमें क्या था, वैकल्पिक द्वंद्व में ये दोनों एक दूसरे के विलोम थे, इतरेत्तर द्वंद्व में दोनों अलग अलग पद थे और दोनों का मतलब भी अलग अलग होता था। लेकिन समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जो पहले शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ेगा वो आप बोलते समय ऑटोमेटिक लगाते हो, भले ही उस दूसरे शब्द का मतलब या तो निकलेगा ही नहीं, या तो निकलेगा तो जो पहला पद है वही मतलब निकलेगा। जैसे अगर आप देखोगे कोई घर में आता है तो आप क्या बोलोगे, जैसे कि एक बोलते हो चाय वाय लेना है क्या, तो चाय, चाय का तो मतलब है, वाय का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बोलते ही हो चाय वाय लेना है क्या। समझ आ रहा है। तो इसमें आपका दो पद आ रहे हैं लेकिन पहले का अर्थ है दूसरे का अर्थ नहीं है, लेकिन आप बोलते समय आपका ऑटोमेटिक वो निकल जाता है। ठीक है, तो वहां पर ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपके समाहार द्वंद्व में होते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल वो भी लेते हैं जिसमें पहले और दूसरे का मतलब एक ही निकलता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि देख के चलना वहां पे कंकड़ पत्थर है, कंकड़ का मतलब भी वही है, पत्थर का मतलब भी वही है, लेकिन हम बोलते समय उसको इस तरीके से उच्चारण करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं वहां पे कूड़ा करकट है या कूड़ा कचरा है देखना, तो वहां पे उसका मतलब भी वही है, कूड़ा का मतलब भी वही है, कचरा का मतलब भी वही है, लेकिन हम बोलते समय उसको साथ में बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखो, इसमें समाहार द्वंद्व में पहले लिखो उसकी परिभाषा। हाँ, लिखो, इस द्वंद्व समास में प्रथम पद के साथ इस द्वंद्व समास में प्रथम पद के साथ
उत्तर पद जोड़ देने से इस समास में प्रथम पद के साथ उत्तर पद जोड़ देने से प्रथम पद के अर्थ में प्रथम पद के अर्थ में संबंधित उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के समूह का संबंधित उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के समूह का बोध हो तो ऐसे समस्त पद समाहार द्वंद्व के उदाहरण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंकर पत्थर कैसे लिखना है? कंकर पत्थर। इसका अगर मैं समास विग्रह करूं तो क्या लिखूंगा इसको? कंकर पत्थर आदि। यहां पे बीच में और नहीं लगाना है, और लगने से वो हो जाता है इतरेतर द्वंद, या लगने से हो जाता है वैकल्पिक द्वंद, या अथवा लगने से होगा वैकल्पिक द्वंद। कंकर पत्थर जब दोनों सेम अर्थ दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंत में आदि शब्द लगाना है। कंकर पत्थर आदि, या पहले शब्द का मतलब निकल रहा और दूसरा शब्द जबरन का हमने बोलचाल में यूज करते हैं, तब भी लास्ट में आदि लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कंकर पत्थर हो गया, चाय पानी हो गया, चाय पानी लेंगे या चाय वाय लेंगे कुछ। अड़ोसी पड़ोसी दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अड़ोस पड़ोस में जाके देखो, ऐसे नहीं बोलते। घर द्वार, हाँ हाँ हाँ, वही आएगा। दिया बत्ती, कपड़े लत्ते, चंगा भला, हष्ट पुष्ट, लूट मार। देखो सबका मतलब एक ही है, दोनों शब्द का मतलब एक ही, और साथ में ही आएंगे वो। नाप तौल, आमने सामने, बाल बच्चा, उछल कूद, हष्ट पुष्ट, खेत खलियान। देखो दोनों का मतलब एक ही निकलेगा अगर आप देखोगे तो। ढीला ढाला, मेल मिलाप। आप बना सकते हो, ये तो मैं ऐसे ही नॉर्मल आपको बोल रहा हूँ, आप बना सकते हो। खाना वाना, खाना खा के, या खाना वाना खा के जो ऐसे बोल। तन बदन, और किसी को कुछ बनाना है तो अपने से बना लो, जो हम बोलचाल में बोलते हैं। दिया बत्ती साथ में बोला जाता है, दोनों का अर्थ एक नहीं होता। बत्ती जलाना, दिया जलाना वही बोलते हैं। आपका दिया बत्ती करना तो दिया बत्ती करना आप हमेशा साथ में ही बोलोगे। चाय और, मैं बोला ना, वो दोनों में आ सकता है, चाय और पानी। लेकिन आप जैसे कोई मेहमान आएगा तो पूछते हो कि नहीं आप चाय पानी कुछ लोगे, ऐसे पूछते हो कि नहीं? तो उसके साथ हमेशा निकलता है। चाय और अलग, पानी अलग होगा तो वो और भी लगा सकते हो। मैंने बोला ना, अगर जिसमें हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं वो आपको सिर्फ समास का टाइप पूछेगा, उसमें प्रकार नहीं पूछेगा। वो सिर्फ पूछेगा किसका एग्जाम्पल है, तो आपको द्वंद्व समास करना है। लेकिन अगर उसको कोई पर्टिकुलर एक वर्ड दे रहा है, जैसे मैं तन मन धन दे दूं, तो तन मन धन में और लगेगा, क्योंकि तन का मतलब अलग है, मन का अलग है, धन का अलग है।
तो वहां पे फिर इतरेत्तर द्वंद बताना पड़ेगा ऐसा। अगर जिसमें जैसे मैंने उसमें बोला माता पिता, वो वैकल्पिक भी हो सकता है और आपका उसका इतरेत्तर भी हो सकता है, तो आपको माता पिता पूछेगा तो वो इतरेत्तर है, वैकल्पिक ऐसा नहीं पूछेगा। रात दिन बोलोगे तो रात और दिन भी हो सकता है, रात या दिन भी हो सकता है, तो वो वैसे नहीं पूछता हूं। जिसमें वो भी क्लियर हो, नहीं तो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, आप देखोगे अगर आ भी गया तो वो संशोधित आंसर में डिलीट हो जाता है वो। हाँ, कल परसों, अब देख, हाँ, अब आप 2-3 कल बना के लाना और उसको पूछना, फिर मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है? या खुद से बना के एग्जाम्पल के बाजू में लिख कर लाना। चलो, अब हम थोड़ा सा लोकोक्ति मुहावरे देखते हैं, बाकी का समास कल देखेंगे। एक ही दिन में नहीं तो गुड़ गोबर करके आएंगे। अब देखो ये भी कौन सा हुआ। चलो लिखते हैं लोकोक्ति। हाँ बिल्कुल सही, रोना धोना, लेकिन दोनों का वहां पे साथ में यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे रोना अलग शब्द है, धोना अलग शब्द है, लेकिन हम बोलते हैं साथ में। रोना धोना क्यों कर रहे हो, तो रोना के साथ धोना आ रहा है, तो वहां पर भी आपका समाहार द्वंद। पढ़ तो रहे हैं पूजा जी, रोना धोना सही है, आजकल सही है, आजकल जो है आपका अगर उसमें वैकल्पिक भी हो सकता है। चलो, लोकोक्ति लिखना है। लोकोक्ति, पहला लोकोक्ति है और बहुत फेमस लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और इस लोकोक्ति के ऊपर गाना भी बना हुआ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्या मतलब होता है? विपरीत गुण। और आप भी बोलना चाहोगे मैडम? बताओ ना। तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना करना जो दोनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग मतलब एक बहुत ऊंची जगह है, एक नीचे जगह, मतलब असमान। लिखना है इसमें, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। अगला है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। नाम से स्पष्ट है, का वर्षा या क्यों वर्षा या क्या वर्षा भी लिख सकते हो, लेकिन लोकोक्ति में का आता है। का वर्षा जब कृषि हानि। का वर्षा जब कृषि सुखानी, क्या मतलब होता है? मतलब उसकी कृषि सूख गई है, मतलब फसल सूख गई है और बाद में बारिश हो रही, यानी जब आवश्यकता थी तब मदद नहीं मिली, तो अब ऐसी मदद का कोई मतलब नहीं। तो लिखना है, अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या होता है?
लिखना है कपट पूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। अगर आप किसी के साथ एक बार कपट कर लोगे तो उसके बाद वो कभी आपके साथ काम नहीं कर। कपट पूर्वक व्यवहार एक बार ही चलता है। अगला लिखना है काला अक्षर भैंस बराबर। इसके साथ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, कोई है क्या? काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति। अगला है लास्ट लोकोक्ति है कूद कूद मछली बगुले को खाए। कूद कूद मछली बगुले को खाए। सोचो, तो एक बार सोच के देखो, बगुला मछली को खाता है कि मछली बगुले को खाती है? अब देखोगे ऐसे मछली ऐसे एक बगुला उड़ते हुए आता है, ऐसे चोंच से पकड़ता उड़ के चले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मछली बगुले को खा रही है, यानी उल्टा काम हो रहा है। तो विपरीत काम होना का मतलब होता है विपरीत काम होना। अब लिखना है मुहावरे, 5 मुहावरे। पहला है मुहावरा आसन डोलना। आसन डोलना क्या होता है? विचलित होना। विचलित होना। अगला है आसमान में उड़ना। क्या होगा मैडम? ऊंचा ख्वाब देखना, वही कल्पना में उड़ान भरना। आसमान में उड़ना यानी कल्पना में उड़ान भरना। अगला है जो लाया ना जा सके। अरे ये तो दूसरा हो गया। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना क्या होता है? बोलो ना मैडम। क्या क्या बोल रहे हो? आसमान सिर पर उठाना। पर्दाफाश तो वो भेद वेद थोड़ी खोल रहे हैं। जैसा मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि इसका पेपर आ रहा है, ये आसमान सिर पर उठा के रखी है, क्या मतलब होता है? देखो, अत्यधिक परिश्रम करना या आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना, इसका भेद खोल दिए थे मैडम। आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना। अगला है बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद व्यापम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आस्तीन का सांप होना। अब सबके यहाँ कोई ना कोई अपनी पहचान में आस्तीन का सांप होगा ही। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। और ये तो बहुत कॉमन है, हम ये बहुत बार यूज करते हैं, आस्तीन का सांप ऐसे करके। विश्वासघाती होना। अगला है ईंट से ईंट बजाना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है ईंट से ईंट बजाना? नष्ट भ्रष्ट कर देना या डट के एकदम मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। अच्छा, यहाँ पे एक लोकोक्ति में एक शब्द आया है काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार कौन सा समास है? अव्ययी भाव, जिसमें सेम शब्द 2 बार आते हैं। अव्ययी भाव पढ़े थे, पल पल, तो जैसी बार बार। क्या हुआ?
हाँ, नष्ट भ्रष्ट क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। कौन सा द्वंद्व समास? चलो अब लिखना है वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दो। पहला है जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो। जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो। क्या होगा? हाँ, गिरवी। अरे मैडम उसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम अपने बच्चे को दूसरे के यहाँ बोलते हैं अभी रखना हमारे आने तक, या गहने वहने छोड़ के जाते बोलते नहीं है हमारी अमानत आपके पास है अभी। अमानत। गिरवी तो अमानत या धरोहर भी बोलते हैं इसको। अमानत या धरोहर वही है, वस्तु कोई बोलते, जैसे बोलते हैं। हाँ, वो भी जाता है, लेकिन उसको हम दूसरे को दे तो रहे हैं, सौंप तो रहे हैं। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय। अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए, प्रमेय। हम इस मैथ्स में बोलते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, अब ये प्रमेय पढ़ेंगे। वो प्रमाण से सिद्ध होता था अंत में, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो पाए, अप्रमेय। अगला है जो लाया ना जा सके। जो, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो लाया ना जा सके, और शायद अप्रमेय ना इस साल के साथ शिक्षक भर्ती में आया था। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, या ये आया था, ये वाला आया था जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जो लाया ना जा सके, अपरिमेय। हम मैथ्स में पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, जो डिवाइड डिवाइड नहीं होती। क्या आएगा? जो लाया ना जा सके, अपरिमेय। अगला लिखना है जिससे बुलाया ना गया हो। पढ़ के देखो, अनागत क्या था? जो आया ना हो, जो ना आए। जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए वर्ड है अनाहत। अनाहत आएगा, वो भी है। अब लास्ट है, इसको, इसी को बोलते हैं अनाहत अनाहुत एक। अनाहत अनाहुत एक ही होता है। अगला है जो पहले कभी ना हुआ, इसको अनाहत भी बोलते हैं, अनाहुत भी बोलते हैं ना। आहुत का मतलब होता है वही, आना ही हो। तो मैडम आपके लिए स्पेशली रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। चलो, जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या होता है? ये तो बहुत फेमस वर्ड है। जो पहले कभी ना हुआ हो और पहली बार हुआ है। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अब है अशुद्ध शुद्ध वर्ड। अशुद्ध शुद्ध शब्द। अब देखते हैं आज के शब्दों में कौन विशेष ज्ञान प्राप्त किया हुआ शब्द बताता है। चलो, आज का पहला शब्द है बहुत फेमस। ए टी। कौन थी? कौन थी? एक्चुअल रावण की बहन।
कौन सा सही है बताओ? बताओ। आंसर है ए। ठीक है, शूर्पणखा सही है। अगला देखते हैं। अगला जो बता दिया वो मास्टर है, जो नहीं बता पाया वो ब्लास्टर है। चलो, और गलती होने के चांस अच्छे खासे हैं इसमें। चलो, देखो यहाँ पे इसरा है, लेकिन यहाँ पे दो डंडे वाला है, यहाँ पे एक दूसरा डंडा इसमें लगा है। चलो बताओ, कौन मास्टर है और कौन ब्लास्टर है? चलो आप लोग श्रृंगार लिखो तो कॉपी में, चलो लिखो श्रृंगार, लिखो कॉपी में लिख के दिखाओ। नहीं, लिखो पहले, पूरा लिखो, आधा लिखो लेकिन लिखो। हाँ, लिखो ना, श्रृंगार लिखो ना मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ श्रृंगार। स्त्र सब अलग अलग लिखते हैं ना, आप श्रृंगार लिखो। कैसे? हाँ, ये देखो यहाँ पे दो डंडा आया है, ये गलत है, ये एक डंडा आएगा, एक डंडा इसमें मात्रा में लगे। मैडम दो डंडा लिखा है, आप दिखाओ। ये दो डंडा नहीं आएगा ना, ये डंडा इसमें लगेगा। समझ गए मैडम? आपका दिखाओ, ये देखो, ये दो डंडा नहीं आएगा, ये डंडा इसमें लगे। हाँ, दो डंडा नहीं आना चाहिए। हाँ, दो डंडा नहीं लिखना है ना। ये देखो, ये आपका ये दो डंडा आया ना, ये दो डंडा नहीं आएगा, एक डंडा आएगा और ये डंडा इसमें लगेगा। हाँ, इस साइड वाला लिखा है। ये वाला सही है ना, बी वाला? याद रखने, पेपर में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है। बी वाला सही है, ए वाला नहीं, बी वाला सही है। चलो, अगला है वर्ड। ए वाला सही है कि बी वाला सही है? ए वाला सही है, आधा सा आधा था। अगला देखते हैं। मेरे को तो बी लग रहा है, एक बार देखो। हाँ, कौन सा है? अरे ए बी कुछ तो होगा। ए वाले कौन कौन है? हाँ, ए वाले हो आप, मतलब आ की मात्रा नहीं वाले हो। आ मात्रा वाले कौन कौन है? बी है। तू कौन से में है भाई? ए में है। हाँ, ए सही है। अकाल, अकाल नहीं, अकाल। और लास्ट है, वही तो हमारे उच्चारण में गलती है ना, अकाल मृत्यु होता है, हमारे उच्चारण में गलतियां हैं। चलो, आखिरी वर्ड है। बताओ पहले, ये सही है कि नहीं है? हाँ, चलो आपका बोला वाला भी लिख देते हैं। ठीक है मैडम, कौन सा सही है? सही है बी। द में हलंत आना चाहिए परिषद में। आज से विलोम शब्द भी लिखेंगे, पांच पांच। हेडिंग डालो विलोम शब्द। लेकिन पढ़ना है पीछे का। मैं तो पूछता हूँ, आप ही बोलते हो मैं पढ़ के नहीं आई हूँ। सबसे आते सर, सबसे पहले आपसे ही पूछा, लोकोक्ति पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलो, विलोम शब्द पहला है अवनी। अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी शब्द तो सुने ही होगे। हाँ,
आपका। अवनी पृथ्वी, इसका उल्टा होता है अंबर। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। अवनी यानी धरती, पृथ्वी आप जो बोल लो, अंबर। अगला है प्रकाश, अंधकार। प्रकाश का अंधकार। अगला है साहचर्य, क्या होता है? साहचर्य, इसका उल्टा होता है वैमनस्य। साहचर्य यानी साथ में, वैमनस्य यानी अलग अलग। साहचर्य का उल्टा होता है वैमनस्य। अगला है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत बारिश। वृष्टि का मतलब पानी बरसना, अति का मतलब बहुत अत्यधिक। उसका उल्टा होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि। अगला है आकर्षण। आकर्षण का उल्टा विकर्षण। प्रतिकर्षण नहीं होता, विकर्षण। कल, पहले जो समास पढ़ चुके हो वो पढ़ के आना है, क्योंकि कल का समास अपने आप में एक बहुत बड़ा समास है। अब आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करेगा कल मैं कौन सा वाला पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तत्पुरुष पढ़ाया तो वो अपने आप में 6-7 टाइप के तत्पुरुष हैं। हाँ, तो अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, आपका जो अलग अलग करण होता है, संप्रदान, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो पहले अपनी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करके आओ। आगे बढ़ते गए पीछे सपाट होता गया तो दिक्कत है। तो पहले पूछेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि कल कौन सा समास पढ़ाना है। नहीं तो फिर सरल वाला पढ़ाऊंगा, द्विगु और बहुब्रीहि समास। अगर अच्छे से पढ़ के तो तत्पुरुष पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सभी क्लास होगा देवदत्त जी, जो क्लास होता है सभी क्लास होगी।